Welcome everyone. Hello, Dr. Saran. Am I audible, Dr. Saran? Dr. Saran, am I audible? डॉक्टर समीक्षा, आप देख पा रहे हो डॉक्टर सोनी को? हाँ, आप दोनों को देख पा रही हूँ। Am I audible, Dr. समीक्षा? हाँ जी, हाँ जी। मेरे ख्याल से मेरी आवाज डॉक्टर सरन को नहीं आ रही है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है अब, बट आप दिख नहीं रहे हो मेरे को। ओके। आप पर मुझे आप दिख रहे हो। आपका नेटवर्क भी थोड़ा आज मेरे को लग रहा है गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, समीक्षा, डॉक्टर समीक्षा आपको दिख रहे हैं? डॉक्टर हाँ। सोनी? हाँ, ठीक है। वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्या चक्कर है? डॉक्टर सरन, आपका नेटवर्क आज स्लो है। अच्छा, चलो मैं वापस ज्वाइन करूं? हाँ, एक बार दोबारा ज्वाइन करो। Am I audible now? यू आर ऑडिबल, बट वही क्या मुझे लगता है मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर वरुण ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ज्वाइन इज ऑल्सो वॉचिंग दिस लाइव वीडियो। ऐसा तो नहीं कि 4 एंटर हो तो हो जाएंगे ना? हो जाना चाहिए। आया है उनका वाइट पेज द्वारा नहीं आया है, मैंने उनको एक्सेप्ट करा है। आ गए। हेलो वरुण। हेलो मैम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बस आप बताओ। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। स्टार्ट करें? मैम बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्ट। Namaskar and welcome to today's special Insta Live by Ask Homeopathy. Today we are honored to host Professor Dr. Varun Chaudhary, MD Homeopath and a Senior Homeopath Consultant at TDPPL for over 13 years and a guest faculty at NIH Narela. Dr. Chaudhary is also the convener of the Homeopathic Study Circle. Today he joins us to share his expert insights on a very timely topic, summer diseases and homeopathy, gentle healing for a heart health. Welcome, Dr. Varun Chaudhary. हेलो। हाँ जी। Thank you very much, ma'am. Thank you for the introduction. And thank you that I hope I'm audible to you and I'm clear to you. आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है डॉक्टर वरुण। अच्छा, I hope my voice is now clear to you. Yeah, little bit. बेटर हो गया। अच्छा,
Ma'am, thank you for providing me the platform that I am sharing with you all. And can we start with the topic right now? हाँ जी, Please, आपका please. टॉपिक आज का है हीट एग्जॉस्शन, हीट स्ट्रोक के बारे में। तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक मतलब समर कम्प्लेक्स में जो भी सारा इसमें आ गया, हीट स्ट्रोक, हाइपोटेंशन, हाइपोवोलेमिया, वन बाय वन वी विल टेक। एंड सबसे पहले तो हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है बेसिक? Ma'am, heat stroke, he now as we are approaching towards summer, no, not approaching exactly, as we are already in the mid of the summer, मई के मंथ को बोला जाता है कि समर पीक पे होते हैं और बहुत कॉमनली हम लोग केसेस एनकाउंटर करते हैं विद केसेस ऑफ चिल्ड्रन, ओल्ड एज, मिडिल एज, जो लोग फील्ड में काम करते हैं। बहुत कॉमनली हमको हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक के केसेस मिलते हैं। अब हीट स्ट्रोक के अंदर होता है कि अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा सनलाइट में रहा हुआ, फील्ड में कहीं काम करता है, मिलिट्री पीपल है, पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिस है, या फिर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय है जिसका फील्ड में बहुत देर तक काम है। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? आई होप कि आई एम क्वाइट क्लियर। तो जो लोग फील्ड में बहुत देर तक काम करते हैं उन लोगों को जनरली जब कंसिस्टेंटली हीट में एक्सपोज होने के बाद या सनलाइट में एक्सपोजर के बाद जो सिम्टम्स या सीक्वेले वो लोग फॉलो करते हैं, उसको लेके पेशेंट हमारे पास आता है, उसको हम लोग हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक बोलते हैं। मतलब कॉमनली हमारे पास ये पिक्चर अवेलेबल होता है। प्लस अगर कोई पेशेंट ऐसा होता है जो वल्नरेबल होता है, लाइक सम पीपल आर देयर हु हैव लो इम्यूनिटी एंड सम पीपल आर देयर, लाइक चिल्ड्रंस आर देयर, ओल्ड एज पीपल आर देयर हु आर मोर prone towards the impact of heat or long standing in sunlight, वो लोग भी हीट स्ट्रोक के सिम्टम लेके आते हैं। इवन इफ दे आर एट देयर होम ऑल्सो, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमारा हाई जा रहा है, लाइक 40 को टच करते हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो गए दिल्ली एनसीआर में, मिड ऑफ अप्रैल के बाद से हम लोग 40 के आसपास टेम्परेचर क्रॉस कर रहे हैं। अभी भी हमारा 40 प्लस जा रहा है किसी किसी दिन में, बट अच्छी बात है कि लास्ट 2 to 3 डेज से थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन गया है, विंडी वेदर है, हवा में थोड़ी ठंडक है, कुछ एक केसेस ऐसे कम है। बट जब कोई भी ओल्ड एज पीपल या फिर जिनकी इम्यूनिटी लो होती है या फिर जो बच्चे होते हैं, जब बहुत लंबे समय तक वो कोई एक हाई टेम्परेचर में एक्सपोज रहते हैं, घर पे रहे तब भी, मतलब मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी जगह जहाँ पे लोग बेसमेंट में काम करते हैं, डैम्पनेस पे काम करते हैं, बहुत ज्यादा वेंटिलेशन नहीं होता है, गर्मी बहुत होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन होता है, तो उन लोगों को भी हीट स्ट्रोक के सिम्टम आते हैं। वो लोग सन एक्सपोज नहीं होते हैं, सन में लंबे समय तक एक्सपोजर उनका नहीं होता, स्टिल दे आर हैविंग द पिक्चर ऑफ हीट स्ट्रोक और सनस्ट्रोक। तो कुछ इसी तरह से हमारे पास पिक्चर्स आते हैं, इसी को हम लोग हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक बोलते हैं। आपका कहना है कि हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी हम कह सकते हैं और हीट एग्जॉस्शन एक माइल्ड हो गया। हीट स्ट्रोक कुड बी मेडिकल इमरजेंसी, ऐसा कहा जा सकता है। इट कुड बी ए केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी नॉट ट्रीटेड वेल एट द टाइम। अगर आपने उसको टाइम से ट्रीट नहीं किया तो मेडिकल इमरजेंसी बिल्कुल कन्वर्ट हो सकती है। हाइपोटेंशन इसका बहुत कॉमन एक फीचर होता है। अगर पेशेंट का रेस्पिरेशन या पेशेंट के फ्लूइड इतने ज्यादा या फिर सिम्टम्स अगर उसको डायरिया या वॉमिटिंग आ जाते हैं और रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और हमारा जो फ्लूइड का जो लॉस है बॉडी से बहुत ज्यादा हो जाए, तो डेफिनेटली ही और शी विल बी इन अ केस ऑफ इमरजेंसी। हीट एग्जॉस्शन में होता है कि हाँ, प्रोफ्यूज वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। हम लोग ब्लड प्रेशर जनरली चेक करते हैं टू सी द पैरामीटर्स टू सी दैट व्हाट काइंड ऑफ पल्स और व्हाट इज द ब्लड प्रेशर इन देयर। अगर वो बहुत ज्यादा क्रिटिकली लो हो जाता है तो डेफिनेटली इट विल बी अ केस ऑफ इमरजेंसी एंड वी शुड रेफर द केस टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली बिकॉज he or she must need the fluid transfusion. तो इंटरवीनस फ्लूइड उनको इमीडिएटली चाहिए होता है क्योंकि आप उसको ओरली रिप्लेस इतनी जल्दी कर नहीं पाते, तो दैट कुड बी केस, ऐसा कहा जा सकता है। ये ऐसे कॉमन इमरजेंसी है जब हम लोग हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक के टाइम पे हम लोग डील कर सकते हैं। अब अगर कोई पेशेंट सिस्टमेटिक डिजीज को सफर कर रहा है या फिर कोई पेशेंट ऑलरेडी ही सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ सिस्टमेटिक डिजीज लाइक डायबिटीज
like some other chronic illness. अब उस केस में इमरजेंसी डेफिनेटली, अगर हल्का सा हीट स्ट्रोक आ जाए, इम्यूनिटी लो है, आप सन में एक्सपोज आप हो गए, आप कंसिस्टेंटली, फॉर एग्जांपल जैसे कई बार ऐसा होता है कि फ्लाइट कई लोगों की डिले हो जाती है, तो फ्लाइट बहुत टाइम तक विदाउट एसी खड़ी रहती है, ऐसी कंप्लेंट भी आती है, हम लोग न्यूज में देखते रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे हमको वहां पे भी हीट स्ट्रोक केसेस देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई 70-75 ईयर ओल्ड एज है, 1 घंटे से आप विदाउट एसी एक क्लोज एनवायरमेंट बैठे हुए हो, आपको पर्सपिरेशन हो रहा है, एंजाइटी स्टार्ट हो रही है, तो दैट कुड बी अ केस ऑफ हीट स्ट्रोक। और अगर उसको पॉसिबल वेज के साथ टैकल नहीं करा जाता है तो दैट कैन लीड टू अ केस ऑफ इमरजेंसी। तो हाँ, ये सही है कि हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक का जो केस है वो इमरजेंसी की तरफ जा सकता है, अगर उसको पॉसिबल टाइम के अंदर ट्रीट नहीं किया जाए या फिर मैनेज नहीं किया जाए, कह सकते हैं। जो बॉडी का जो थर्मो रेगुलेशन सिस्टम है उसका फेलियर भी हीट स्ट्रोक का एक कारण बनता है। मैम, डॉक्टर समीक्षा, जनरली हमारी बॉडी के अंदर ना इम्यूनिटी को देखा जाए, या फिर अगर हम लोग हमारी बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं, जो नॉर्मल फिनोमेना वर्क करते हैं, उसमें एक थर्मो रेगुलेशन भी आता है। अगर हम लोग कहीं बहुत ज्यादा चिल्ड डेज में एक्सपोज हो रहे हैं तो बॉडी का बीएमआई बढ़ जाता है, बीएमआर हमारा बढ़ जाता है, सो दैट कि हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है। तो बॉडी उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग खुद को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करती है। ऐसा ही हमारा हीट स्ट्रोक के अंदर भी होता है। तो उसमें क्या रहता है कि जब हम लोग लॉन्ग और कंसिस्टेंट और कंटिन्यूस टाइम के लिए हीट में एक्सपोज हो रहे हैं, सनलाइट में एक्सपोज हो रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ जी, जी, आप हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हम लोग जब कंसिस्टेंटली और बहुत लंबे समय के लिए हीट में एक्सपोज हो रहे हैं, सन में एक्सपोज हो रहे हैं, फिर हाई टेम्परेचर के जोन में है, तो बॉडी खुद को परस्पायर करता है सो दैट कि उसको कोल्ड फील हो, या फिर वो बॉडी का टेम्परेचर लो डाउन करता है बॉडी। उसी को हम लोग थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं, कि उसके कुछ एक नॉर्मल हमारे फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होते हैं जिनके थ्रू बॉडी खुद के टेम्परेचर को मेंटेन करना बेटर, वो उसका एक नॉर्मल फिनोमेना होता है। बट अगर वो हमारी लिमिट एक्सीड कर जाए, हमारा वो जो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी का उस टेम्परेचर को मेंटेन करने का है, थर्मो रेगुलेशन का जो नॉर्मल एक हमारा फिनोमेना, उसकी लिमिट को एक्सीड कर जाए, तो डेफिनेटली वी विल लीड टू दैट हीट स्ट्रोक। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन हो जाता है, तो वो लिमिट एक्सीड हो जाता है, और फिर पेशेंट विल फील एग्जॉस्टेड, पेशेंट विल फील लो बीपी, पेशेंट कैन हैव लो बीपी, और फिर सिम्टम्स आपके फिर फर्दर आगे आपके सीक्वेल में फॉलो करते हैं कि उसको वीकनेस हो रहा है, हैवी हेड हो रहा है, धीरे धीरे वो हेडेक स्टार्ट हो जाता है, नॉशिया कुड बी देयर, वॉमिटिंग कुड बी देयर, वॉमिटिंग आ सकती है, एंजाइटी फील हो जाता है, पेल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, आपका पूरी बॉडी आपकी स्वेटी होती है। तो वी नीड टू रिप्लेस द पेशेंट with immediately with a fluid filled with salts like ORS and electrol, all these kind of things. So this is normal management. We can say that everybody can have at home, and everybody can suggest. Even non-medical also can suggest these kind of things. So these are kind of emergency kit, we can say. सर, जैसे आपने डॉक्टर साहब बताया कि इसके सिम्टम्स आपने काफी अच्छे से बता दिए हैं कि क्या क्या आएंगी प्रॉब्लम्स। क्या विदाउट टेम्परेचर रेज भी कोई सिम्टम आ सकता है? मैम, पायरेक्शिया बॉडी ना हाई टेम्परेचर, मतलब ये एक नॉर्मल, ये भी एक नॉर्मल फिनोमेना होता है कि बॉडी अपना टेम्परेचर तब राइज करती है जब उसको लगता है कि हाँ बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल है, या फिर वो इन्फ्लेम्ड हो रही है, या फिर बॉडी के अंदर एक ऐसा एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है। तो हाँ, विदाउट फीवर हमको बहुत सारे केसेस क्लिनिक में ऐसे मिलते हैं। जनरली हम लोग जब बच्चों के या फिर बूढ़ों के या फिर बड़ों के केसेस डील करते हैं विद हीट स्ट्रोक और सनस्ट्रोक, तो फीमेल के अंदर बड़ा कॉमनली हमको लो बीपी मिलता है, या फिर फीमेल के अंदर हमको बहुत कॉमनली सन हेडेक मिलता है, या फिर हेडेक मिलता है। अब इट कुड बी अ माइग्रेन ऑल्सो, इट कुड बी acute exacerbation of migraine, और इट कुड बी acute headache also कि फर्स्ट टाइम उसको हेडेक हो रहा है। बच्चों के केसेस में जो बच्चे इन्फेंट होते हैं, या फिर जो बच्चे बिलो 5 years ऑफ एज होते हैं, जिनका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है, उससे बहुत ज्यादा वो लोग फ्लूइड्स को मैनेज नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते, पानी बहुत ज्यादा नहीं पी पाते, तो वहां पे हमको वॉमिटिंग, डायरिया, या फिर वीकनेस, प्रोफाउंड वीकनेस, इस तरह की चीज मिल जाता है। तो जरूरी नहीं कि आपको हर केस में फीवर मिले,
बट हाँ, फीवर ऐसा जो लास्ट 14 years का एक्सपीरियंस है, बट आई हैव ऑब्जर्व, बट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस दैट in case of heat stroke or sunstroke, or you can say that in these kind of cases where we can have a excessive fluid loss, fever could be a symptom which we can see in the later stages. वो बाद में आता है. तो जनरली जब तक हम केस को देखते हैं तब तक फीवर, जनरली ऐसा मुझे केसेस कम मिले जिसमें फीवर आया हो. बट हाँ, फीवर could be a symptom of heat stroke or sunstroke, but later. जनरली ऐसा होता है कि हम लोग बाहर फील्ड में हैं, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है. ये बड़ा कॉमन सा सिनेरियो है कि फील्ड में है, बाहर है, स्वेटिंग बहुत हो रहा है, हमारे पास अम्ब्रेला नहीं है, कैप नहीं पहना हुआ, सनलाइट एकदम आपके हेड पे हो रहा है, आपने कोल्ड ड्रिंक लिया और पी लिया, आपने ठंडा पानी लिया, आपने फ्रिज से निकाला पिए, फिर एकदम से आप रूम में एंटर करते हो, सामने एसी का वेंट है. आईटी में बड़ा कॉमन है कि आप लंच में बाहर गए, आपने स्मोकिंग किया, फिर आपने लंच किया, आप जैसे एंटर करते हो बिल्डिंग में, एकदम से आपके सामने वेंट आता है और दे कुड बी अ सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर. So that suppression of sweat, like this I am talking in terms of homeopathic philosophy, that suppression of sweat can lead to a sudden rise in temperature. तो वो आप जब पेशेंट का एक्यूट केस टेकिंग में हिस्ट्री एनालाइज करते हो, लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री जब आप पेशेंट का लेते हो, तो हाँ, उसमें फीवर का आपको सिम्टम आपको मिल सकता है. फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी डिफरेंट मेडिसिन होती हैं. ब्राइनिया है, जेल्सियम could also be there, स्टोक इज ऑल्सो गुड मेडिसिन. आप पसीनों में अगर आप नहा लेते तो तलका हमारा could be also गुड मेडिसिन. तो बड़ी सारी चीजें हैं ऐसी मेडिसिन. तो हाँ, फीवर सिम्टम आ सकता है और जनरली वो अवेलेबल नहीं भी होता है. ओके, तो सर to only due to direct sunlight, या मतलब जैसे कोई गर्म कमरे में बैठा हुआ है बहुत देर से, कुछ और रीजन भी होते हैं कि सिर्फ सनस्ट्रोक इज ड्यू टू सन ऑनली? नहीं, ये कहना गलत होगा कि हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक जो है वो सन के एक्सपोजर में ही होता है. जब आप कंसिस्टेंटली और कॉन्टिन्यूसली आप एक ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे आपका टेम्परेचर ऑलरेडी 40 या 40 से अबव है, और अगर वो क्लोज है, वो डैम्प है, तो बहुत ज्यादा वर्स कंडीशन हो सकती है. वही मैंने फर्स्ट आपको से बताया कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ओल्ड एज लोग कई बार जैसे लाइट इलेक्ट्रिसिटी कट राइट नाउ है, बड़ी सारी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी कट होते हैं, तो हर जगह एसी अवेलेबल नहीं होता है, वेंट अवेलेबल नहीं होते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है. तो जब आप कोई ओल्ड एज या कोई बच्चा उस एनवायरमेंट में बहुत लंबे समय तक रह जाता है, तो वो भी आपको विदाउट exposure to sun, you can have the symptom or sequelae. तो सर इसके लॉन्ग टर्म ब्रेन पे इफेक्ट्स क्या रहेंगे अगर कुछ होते हैं तो? मैम सबसे कॉमन हमारा सीक्वेले मिलता है हाइपोवोलेमिया. मतलब हाइपोवोलेमिया is a terminology that we can use when where patient is already had a excessive loss of fluid. Heat stroke या sunstroke, though hypovolemia is a very common term, it could be there in other diseases also, but heat stroke के केस में या फिर sunstroke के केस में हमको hypovolemia तब मिलता है जब या तो हमारा excessive perspiration हो गया हो, या फिर vomiting किसी हो गई हो, या फिर डायरिया, आपको watery डायरिया बहुत ज्यादा हो गया. तो इस तरह केसेस में हमारा जो फ्लूइड का वॉल्यूम है बॉडी के अंदर वो ड्रॉप कर जाता है, इसी को हम लोग हाइपोवोलेमिक स्टेट बोलते हैं. और जब ऐसा होता है तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर ब्रेन को सप्लाई नहीं कर पाता. तो एक्यूट स्टेज में हमको डिजीनेस या डिमनेस ऑफ विजन, वर्टाइगो, कुछ ऐसे एक्यूट सिम्टम मिल जाते हैं कि भाई आपको हीट स्ट्रोक में ऐसे सिम्टम एक्यूटली मिल गए. बट हाँ, लॉन्ग टर्म सिम्टम विच वी कैन रिलेट विद आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और वी कैन से ब्रेन, वो जब आपका सीक्वेले बहुत लंबा चला गया या फिर आपके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लंबे हो गए तब ही हमको वो ब्रेन के सिम्टम मिल पाते हैं. अदरवाइज एक्यूट केसेस में सिंपल डिजीनेस, वर्टाइगो, डिमनेस ऑफ विजन, वीकनेस, मतलब बड़े सुपरफिशियल सिम्टम्स होते हैं जो हम लोग हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक में हम लोग फॉलो करते हैं. लॉन्ग टर्म के केसेस में तो ऐसा होता है कि हाँ, पेशेंट आता है, हमको बोलता है कि मेरे को हीट स्ट्रोक हुआ था लास्ट समर में और मैं एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में, इसके बाद से मैं 1 महीना 15 दिन हॉस्पिटल रहा. तो आप जब वो पूरा केस चेकिंग करते हो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड किया वो लास्ट हीट स्ट्रोक जब हुआ था उसके बाद में सिम्टम्स कुछ कर रहे हैं. नाउ you have a symptom or you have a symptomatology which is having symptoms in mind or brain.
तो कुछ एक सिम्टम पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं, कुछ एक सिम्टम डायनामिक लेवल पे, जैसे कि हम लोग होम्योपैथी केस में फिलॉसफी में फॉलो करते हैं, कुछ एक सिम्टम उनके डायनामिक लेवल पे भी होते हैं जो पैथोलॉजिकली एक्टिव नहीं होते। बट मतलब seriously I have never seen pathological symptomatology in case of heat stroke or sunstroke in acute cases. आपने लो इम्यूनिटी और ओल्ड एज पीपल और बच्चों की बात करी कि अगर वो ज्यादा गर्मी में रहते हैं तो हीट स्ट्रोक के लिए वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा हम कुछ ऐसी डिजीजेस के लिए बात करें कि जहाँ पर लोग और ज्यादा प्रोन टू होते हैं हीट स्ट्रोक के, तो ऐसी भी कोई डिजीजेस होती हैं? डॉक्टर पढ़ना ऐसा कहना मुश्किल होगा कि ऐसी स्पेसिफिकली कोई डिजीज ऐसी है जो स्पेसिफिकली हीट स्ट्रोक के टाइम, मतलब हीट स्ट्रोक उन्हीं लोगों को हो जो इस तरह की डिजीज से सफर कर रहे हैं, कहना मुश्किल होगा। बट मैं समझता हूँ कि either we are dealing with children below 5 years of age, as per my experience, or if we are dealing with old age people, either they are very much old, like plus 70, 75 plus or 80 plus, or we are dealing with the person who is having chronic systematic diseases. Number of symptomatologies are there, or he or she is suffering from number of diseases. So generally these people have a very low immunity and they are more prone, or they are more like vulnerable towards are not only heat stroke, other diseases also. So ऐसा कहना मुश्किल होगा इस डिजीज के लिए वो लोग वल्नरेबल हैं। बट हाँ, अगर किसी को फॉर एग्जांपल जैसे इफ वी हैव अ केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस और वी हैव अ केस ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हु इज हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ डायरिया, हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डायरिया, सो अगर ऐसे लोगों को हीट स्ट्रोक हो जाता है, या फिर इफ somebody is having IBS like irritable bowel syndrome, so or somebody is having like hysterical hiccup, are a very common case that we are dealing with people who are dealing with stress. So hysterical hiccups हो गए जहाँ पे already patient is having lot of vomitings and then he or she is exposed to heat stroke or sunstroke, then only that at that time we can say that this heat stroke और sunstroke can superimpose the symptomatology, और वो patient ज्यादा vulnerable होते हैं, ज्यादा weak हो जाते हैं उस टाइम पे। जैसे कि अगर कोई सफर, मतलब मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस हीट स्ट्रोक एंड सनस्ट्रोक, कि इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम दैट ITP, दैट इडियोपैथिक थ्रोम्बोसिटिक पुरपुरा, जिसके अंदर आपका प्लेटलेट काउंट ऑलरेडी लो रहता है, इफ दैट पेशेंट हु इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम ITP एंड दैट द पेशेंट गॉट डेंगू फीवर, सो that patient is more critical in the stage as compared to the other one, जिनका जनरली प्लेटलेट काउंट लो नहीं होता। ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हो। बहुत अच्छा। हाँ, एक फर्स्ट वार्निंग साइन बताइए जिससे कि लोगों को पता चले कि अब ये टाइम जो है वो इमरजेंसी का है और हॉस्पिटल में एडमिट होना बहुत जरूरी है, वो एक वार्निंग साइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्लिनिकली हम सबको ये चीज समझनी चाहिए कि we cannot deal each and every case in our clinic. There are cases which we can refer to hospital or some other emergency services, और ये बहुत important है कि आप उस केस को कब रेफर कर रहे हो और कब आपको स्विच करना है। मैंने हीट स्ट्रोक के केसेस रेफर किए हैं। जनरली जो मुझे इंडिकेशंस मिली है, एक तो जब आप पल्स फील करते हो तो बहुत ज्यादा फीबल जब पल्स होता है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल सिम्टम्स ओनली, जब आप बहुत फीबल, बहुत वीक पल्स को डील कर रहे हो तो पेशेंट इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, patient is not able to sit up, patient is not able to open the eyes, like these kind of things, or if you have that skin sign, आपको जब लगता है कि patient is completely dehydrated और उसका BP लो चला जाता है। जनरली मैंने जो पेशेंट एक बार रेफर किया था, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, जब मैंने पेशेंट रेफर किया था तो that patient was having a very low BP, वो मेरे स्फिग्नोमैनोमीटर के अंदर भी उसका BP आ नहीं रहा था, तो आई इमीडिएटली रेफर द पेशेंट। तो ब्लड प्रेशर, पल्स और that your observation
एट द स्टेज। यही कुछ एक क्लिनिकल टिप्स हैं जिस पे आप पेशेंट को रेफर कर सकते हो। इसके अलावा मुझे लगता है क्लिनिक में आपके पास बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। आप पल्स चेक कर सकते हो, आप बीपी चेक कर सकते हो, आप स्किन का टेक्सचर देख सकते हो कि उसको डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया, स्किन स्टिक तो नहीं कर रहा है। तो और प्लस आपने आपका जो ऑब्जर्वेशन है, जो आप जो ऑब्जेक्टिव आपके जो सिम्टम्स आप पेशेंट से डील कर रहे हो उनके साथ आप एक बार एक ऐसा भी चीज हुआ था कि देखिए, इफ यू आर हैविंग you are a physician, you are dealing with cases, you should have confidence. I'm like what I believe that you should have confidence to deal every kind of case. At least you can have a conclusion there. तो मेरे पास एक पेशेंट बाहर थे, आधे पौने घंटे से वेट कर, ये लास्ट ईयर की बात है, शायद 1-1.5 साल पहले की। गर्मियों का दिन था, जून जुलाई का महीना था, बहुत ज्यादा सफोकेशन थी उन दिनों। और बाई चांस गुड़गांव, मेरा क्लिनिक गुड़गांव में है, तो कई बार हमारे पास सेक्टर्स के अंदर भी पावर कट होते हैं। हमारा जो जनरेटर है कई बार काम नहीं करता, तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ हमारे पास फैन ऑन है बट एसी हमारे ऑन नहीं है। तो एक पेशेंट हमारे पास बाहर था, he must be 35 to 36 year old at that time. This is about 2 to 3 years ago. तो हम उसकी मदर को अंदर डील कर रहे थे। पेशेंट वाज वेटिंग आउटसाइड माय चैम्बर। तो जब उनकी मदर उठ के बाहर गई तो पेशेंट जैसे ही बेंच से खड़ा हुआ उनको रिसीव करने के लिए, बाहर जाने के लिए, he suddenly fall down. अब ऐसा केस जब आपके पास आता है और आपको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ता है कि यार ये गर्मी का टाइम है और यंग पेशेंट है, कोई किसी क्रॉनिक डिजीज से सफर नहीं कर रहा है, तो ऐसे मतलब फेंट होने का कोई रीजन नहीं बनता। तो सिनेरियो को देखते हुए वन रीजन शुड बी, इट कुड बी द हीट स्ट्रोक। तो मैंने पेशेंट को अंदर अपनी चेयर पे बिठाया, उसको पानी पिलाया, थोड़ा सा वेट किया। हमारे साथ में ही लैब का भी एक चैम्बर है, उनके पास ऑलरेडी ओआरएस के ग्लासेस अवेलेबल होते हैं। मेरे पास ओआरएस ऐसे अवेलेबल नहीं होता, बट उनके पास ओआरएस के ग्लासेस होते हैं। तो इमीडिएटली उनको पिलाया गया। तो इट इज अबाउट 15 to 20 मिनट्स की आप वो पेशेंट थोड़ा सा उसने कॉन्शियस अपना गेन किया, थोड़ा सा वो बैठा। बट इस टाइम पे इम्पोर्टेंट ये कि अब इस पेशेंट को आपने डील तो कर लिया, बट इट कुड बी सम अदर इमरजेंसी ऑल्सो। तो मैंने पेशेंट का पल्स चेक किया था, पल्स उसका ठीक चल रहा था, फीबल नहीं था, वीक नहीं था। तो हाँ, इसलिए पेशेंट को मैंने डील कर लिया। तो कभी कभार केसेस ऐसे भी आते हैं जब आप उनको अपने क्लिनिक पे बिठा के मैनेज कर सकते हो। हाँ, उस टाइम पे उनको मैंने जेल्सिमियम जरूर दिया था, बिकॉज मुझे हिस्ट्री मिला था कि एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं था, प्लस शायद उस टाइम पे 1-2 महीने से उनकी जॉब पे कुछ बात चल रही थी। तो ही वॉज वेरी एंशियस अबाउट दैट जॉब एंड कुछ ऐसा कुछ था, तो एंजाइटी के सिम्टम मिले। तो मैंने जेल्सियम 30 उनके टंग पे तो उस टाइम डाल दिया था। फिर रिपीटेडली हाफ आवरली मैंने 4 to 5 डोजेज आई प्रिस्क्राइब्ड फॉर जेल्सियम 30 एंड द पेशेंट बाय द इवनिंग ही वाज फाइन एंड गुड। तो ठीक है, आपने फ्लूइड रिप्लेस कर दिया, आपने मेडिसिन दे दिया, तो ऐसे भी आप पेशेंट डील कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि पेशेंट आपके कंट्रोल में नहीं, तो इमीडिएटली वी हैव टू रेफर द पेशेंट टू द इमरजेंसी सर्विसेज। चलो सर, अभी हमने बात कर ली ये हीट एग्जॉस्शन एंड हीट स्ट्रोक की। अब हम आते हैं हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन है क्या, सिंपल आम भाषा में बताएं। और गर्मियों में क्या इसके केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं? क्या कारण है? Hypotension could be there in case of heat stroke or sunstroke, but generally hypotension can also be associated with some other diseases also. फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइपोटेंशन बड़ा कॉमन सा, इसका लो बीपी हमको फीमेल में बहुत कॉमनली मिलता है, मेल्स में मिलता है, बट एज कंपेयर टू द रेशियो इज मच मोर इन फीमेल एज कंपेयर टू मेल्स। तो जैसे फीमेल के अंदर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है, आपका ब्लड लॉस काफी हो गया है, या फिर कोई अगर डायरिया का पेशेंट है उसके अंदर आपका फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, किसी को वॉमिटिंग से गैस्ट्राइटिस, फूड पॉइजनिंग केस है, तो वहां पे भी आपको हाइपोवोलीमिया मिल जाता है। सनस्ट्रोक के अंदर या हीट स्ट्रोक के अंदर हाइपोवोलीमिया आपको तभी मिलता है जब आपका एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ पर्सपिरेशन, इन टर्म्स ऑफ डायरिया, इन टर्म्स ऑफ वॉमिटिंग। तो हाइपोवोलीमिया मैं हमेशा से पेशेंट्स को भी समझाता आया हूँ कि हाइपोवोलीमिया का अगर केस होता है, लाइक हाइपोटेंशन का केस अगर होता है, हाइपोटेंशन केस अगर होता है, अगर आपका लो बीपी होता है तो लो बीपी को जनरली मैनेज किया जाता है, हाई बीपी को जनरली ट्रीट किया जाता है। तो लो बीपी को एक्यूट कंडीशंस में भी आप मैनेज कर सकते हो विद द प्रिस्क्रिप्शन और विद द मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड्स। आप उनको ओआरएस, इलेक्ट्रोल, ग्लूकोज जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। आजकल मेडिकल फेडरेटिव में ग्लूकोज को ज्यादा
मेडिकली करेक्टिव मेजर नहीं माना जाता है, तो मैं ओआरएस इलेक्ट्रोलाइट जनरली रिकमेंड करता हूँ। तो हाइपोवोलेमिक केसेस के अंदर अगर पेशेंट को सिम्टम्स कोई है, फॉर एग्जांपल गिडीनेस है, हेडेक है, वर्टाइगो है, नोशिया है, वॉमिटिंग जनरली नहीं होती है इसके अंदर, बट नोशिया प्रेजेंट रहता है, प्रोफाउंड वीकनेस भी इसके अंदर हो सकती है। अगर आपको लगता है सिम्टम्स ऐसे कोई हैं जो आपकी कोई ड्रग कवर अप करती है, नेटम कार्ब है, नेट्रेम्यूर है, जलसीमियम है, कारोवेज है, बड़ी सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो आप ऑन द स्पॉट आप यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, डिपेंडिंग ऑन द टोटलिटी कि आप क्या फॉलो कर रहे हो। अगर कोई ड्रग आपके पास है तो आप ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हो। मैं जनरली इसमें लो पोटेंसी प्रेफर करता हूँ। जनरली एक्यूट केस होता है, एक्यूट स्टेज में आता है, तो आप मल्टीस्टिक डोज ज्यादा दोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। प्लस ये सेकेंडरी ऑप्शन होता है मेडिसिन सिलेक्शन और मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन विद डोजेज एंड पोटेंसी, बट पहले आपको केस को मैनेज करना होता है। अगर वो पेशेंट आपको लगता है कि ओरली पेशेंट फ्लूइड इनटेक कर सकता है, आप उसको सॉल्ट का इनटेक करा सकते हो एक्स्ट्रा। अगर पेशेंट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ हाइपरटेंशन, सम अदर किडनी डिजीजेस, तो पहले उसको मैनेज किया जाना चाहिए। और अगर मेडिसिन का इंडिकेशन है, आपको लगता है कि मेडिसिन की जरूरत है, अगर वो रिपीटेडली अटैक्स आ रहे हैं, फिर पहले भी पेशेंट की ऐसी हिस्ट्री रही है, तो आप मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो। बट मैं समझता हूँ कि फर्स्ट साइट में पेशेंट को मैनेज करना चाहिए, मेडिसिन तभी प्रिस्क्राइब करनी चाहिए जब उसकी नीड हो, जब बॉडी उसकी डिमांड करे। तो अगर पेशेंट को आप एज ए एसओएस भी देके मेडिसिन भेजते हो, तो पहले आप पेशेंट को बोल सकते हो कि भी आप ये ओआरएस लो, इलेक्ट्रोल लो, फ्लूइड का इनटेक करो, थोड़ा सॉल्ट एक्सेसिव में ले लो, ज्यादा ले लो, खाना ठीक से खाओ, ज्यादा लो फील हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग कॉफी आप कुछ एक दो बार आप रिकमेंड कर सकते हो। थोड़ा सा उससे जस्ट एक स्टिमुलेशन मिलता है, वो मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा हाई हो जाता है, और उसका ऐसा कोई बीपी पे तो इम्पैक्ट नहीं होता है कॉफी का। तो ऐसे मैनेज करके अगर पेशेंट बेटर फील कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसको साइक्लोपेड रखना चाहिए। अगर लगता है कि पेशेंट को सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, तो आप उसको जो मेडिसिन, जो भी आपने इंडिकेटेड मेडिसिन को एज ए एसओएस में दिया है, वो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। तो हाइपोटेंशन के केसेस को मैनेज करना मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीट तब किया जाता है जब उनके सिम्टम्स परसिस्ट कर जाते हैं और कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे होते हैं पेशेंट को। हाइपरटेंशन के केसेस में, मतलब जहाँ पे बीपी हाई होता है, वहां डेफिनेटली मेडिसिन की नीड होती है, क्योंकि हाइपरटेंशन का केस, अगर आपका बीपी या पेशेंट का बीपी अगर एक्सीड कर जाता है अपनी लिमिट से, मतलब ओवर लिमिट से भी एक्सीड कर जाता है, तो इट विल बी अ केस ऑफ इमरजेंसी ओनली, आप उस क्लिनिक पे डील नहीं कर सकते। तो हाइपोवोलेमिया और हाइपोटेंशन में फर्क रहेगा, तो हाइपोवोलेमिया के साइंस को कैसे फिर हम लोग हाइपोवोलेमिया कैन लीड टू हाइपोटेंशन, हाइपोवोलेमिया कैन लीड टू हाइपोवोलेमिया की वजह हाइपोटेंशन। से हाइपोटेंशन का हाइपोवोलेमिया कुड बी अ कॉमन रीजन फॉर हाइपोटेंशन। मैं जनरली फीमेल में ऐसा समझता हूँ, जहां पे लगता है कि जैसे मीनोपॉजल फेज है फीमेल का, मीनोपॉजल फेज में बीपी लो बड़ा कॉमन है, क्योंकि वो एक पूरा सिंड्रोम हमको वहां पे मिलता है। अब कुछ फीमेल ऐसे जहाँ पे आपको एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस, या फिर और भी किसी तरह से आपका फ्लूइड लॉस, किसी पेशेंट को पर्सपिरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन दैट व्हाट कॉज इज प्रेजेंट देयर, आप उस बेस पे पेशेंट को डील कर सकते हो, आप उसको कोरिलेट कर सकते हो कि आपको वहां पे पेशेंट को मैनेज करना है कि आपको उसको मेडिसिन देना है। तो हाइपोवोलेमिया कुड बी वन ऑफ द कॉमन कॉज हाइपोटेंशन। ओके, तो सर आपको बताया केस हमारे को कि आपके क्लिनिक में आया था कि वो बैठ के उठा पेशेंट और उसको चक्कर आ गए और वो गिर गया, तो वुड इट बी पोस्चरल हाइपोटेंशन? हाँ मैम, बहुत अच्छा और रिलेटिव क्वेश्चन आपने पुटअप करा है। हाँ, इट कुड बी अ केस ऑफ पोस्चरल हाइपोटेंशन। पोस्चरल हाइपोटेंशन में क्या होता है कि जनरली जब पेशेंट का बीपी, ये आपने अच्छा वो क्वेश्चन पूछ भी लिया, और जिस पॉइंट पे मुझे मैं रिफ्लेक्ट कर पा रहा हूँ कि विनय डल पेशेंट का नाम था, तो जनरली ही वाज हैविंग लो बीपी। जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर जनरली लो रहता है, लो बीपी का मतलब अगर हम लोग इंटरप्रेट करते हैं इन फॉर्म्स ऑफ फिजियोलॉजिकल, अगर हम उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ देखते हैं, तो लो बीपी का मतलब होता है कि आप कि पेशेंट का जो हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, वो प्रॉपरली उसको ऑर्गन्स तक पहुंच नहीं पा रहा है, या फिर उसका बीपी लो है तो ब्लड अपनी जगह पे अपने ऑर्गन्स में, टिश्यूज में जा नहीं पा रहा प्रॉपरली।
बहुत देर तक पेशेंट लेटा हुआ है या बहुत देर तक पेशेंट बैठा हुआ है और सडनली किसी ने बेल बजा दिया, किसी ने कॉल कर लिया, कोई आ गया या फिर आपको कोई काम याद आ गया, अब एकदम से जब उठते हो तो पेशेंट का जो ब्लड लेवल है वो पूल कर जाता है नीचे और हार्ट उसको पंप नहीं कर पाता है, सडनली वो ब्रेन तक पहुंच नहीं पाता है। तो पोस्चरल हाइपोटेंशन एक उस तरह का सीक्वेले होता है। हाँ, डेफिनेटली उस पेशेंट को इस तरह से डील किया जा सकता था, उस मतलब ये दिस कुड बी एनालिसिस इन दैट केस। बट वहां पे मुझे जो हिस्ट्री मिला था कि उसको स्वेटिंग दोपहर से हो रहा था काफी, दो ही बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फैमिली, लाइक घर में एसी वगैरह थे, बट स्टिल ही वाज सफरिंग फ्रॉम लाइक प्रोफ्यूज स्वेटिंग फ्रॉम लास्ट 3 to 4 आवर्स। एंजाइटी वाज देयर, उस दिन हीट भी बहुत ज्यादा था, हमारे क्लिनिक में भी एसी नहीं चल रही। तो वो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मेरा माइंड जो था वो हाइपोटेंशन इसीलिए गया कि वो इट कुड बी अ केस ऑफ हीट स्ट्रोक और सनस्ट्रोक। बट हाँ, it like we can say that differential diagnosis में आप उसको postural hypertension में consider बिल्कुल कर सकते हैं मैम। सर और कौन कौन सी सीरियस कंडीशंस को ये इंडिकेट करता है? जैसे पोस्टरल हाइपरटेंशन है तो क्या क्या इंडिकेट कर सकता है, कौन सी डिजीजेस या कौन सी कंडीशंस आगे? सॉरी मैम, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया, प्लीज आप एक बार रिपीट करेंगे? टेंशन जो सा है वो कुछ मतलब जैसे किसी को कोई पेशेंट आता है हमारे पास कि मैं बेड से उठता हूँ तो चक्कर आते हैं या ऐसे कुछ होता है मेरे को, तो उस टाइम पे हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कि कुछ सीरियस कंडीशंस फ्यूचर में होगी इसको, शायद उसका ये प्री इंडिकेशन हो सकता है कि आगे जाके कोई सीरियस कंडीशन हो सकती है, कुछ ऐसा इंडिकेशन मिलता है इससे मेरे को पोस्टरल हाइपोटेंशन? क्लिनिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद क्लिनिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो मेरे को लगता है कि हाइपोटेंशन और लो बीपी और वीक पल्स और फीबल पल्स ही एक ऐसा इंडिकेशन है जो क्लिनिक में आप जिसको असेस कर सकते हो या फिर जिसको आप कंक्लूड कर सकते हो और फिर आप पेशेंट को रेफर कर सकते हो। अदरवाइज तो फिर पेशेंट की सिम्टोमोलॉजी पर, सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि आपको उसको एक सीरियस या फिर एक सीवियर कंडीशन के बेस पे आप कैसे उसको कैटेगराइज करोगे। तो मैं समझता हूँ कि हाइपोवोलीमिया के साथ तो लो बीपी एक हाइपोटेंशन ही एक ऐसा इंडिकेशन है जो आप क्लिनिक में एटलीस्ट असेस करते हो। अदरवाइज तो फिर बाकी तो जब आप लोग उसको मतलब हम लोग जब जाते हैं इमरजेंसी सर्विसेज में तो जो भी पैरामीटर्स वहाँ पे वो लोग फॉलो करते हैं, जैसे वो लोग रीडिंग्स लेते हैं, तो फिर बाकी चीजें वहां जाके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शायद मैं आपके क्वेश्चन को सही से एक्सप्लेन कर पाया, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा मैं इसको शायद एनालाइज नहीं कर पाया। जैसे स्पेशली का या फिर किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही है तो उन केसेस में भी हम लोग ये केसेस मतलब ये प्रॉब्लम देखते हैं। तो मैं वही जानना चाह रही थी कि क्या ये आगे के कुछ सीरियस इंडिकेशंस को मतलब किसी को इंडिकेट करता है कोई सीरियस कंडीशन? लेकिन आपने सही बताया कि ये बीपी ही लो की वजह से होता है बेसिकली, तो आपने बिल्कुल सही बताया। देखिए जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी आपने बोला तो मतलब फिर हमारा यहाँ पे ना डोमेन हमारा थोड़ा और बढ़ जाता है, हम लोग हाइपोवोलीमिया से आगे चल जाते हैं, हाइपोटेंशन से और थोड़ा बाहर आ जाते हैं। फिर मैं फिर वही कहूँगी डिपेंडिंग ऑन द लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री ऑफ दैट पेशेंट और he or she suffering from some kind of systemic disease, उसके बेस पे ही आप एनालाइज कर पाओगे कि क्या वो उसका सीक्वेले है, क्या हम उस हाइपोटेंशन या हाइपोवोलीमिया पोस्टरल हाइपोटेंशन को उससे लिंक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो क्या वो सिवियरिटी में क्या किसी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है या फिर हमको किसी इमरजेंसी सर्विसेज की हमको नीड है कि नहीं। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट का बैकग्राउंड। इन जनरल हम लोग अगर हीट स्ट्रोक, जैसे हमारा आज का टाइटल है हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक, इन जनरल अगर हम लोग बात करते हैं तो हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक हम लोग आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ईदर ही इज अ किड और ही इज मिडिल एज पर्सन और ओल्ड एज पर्सन, वी आर एज्यूमिंग दोज एज अ हेल्दी पर्सन, उन लोगों को हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक होता है तो आप उनके अंदर कैसे उनको कैटेगराइज कर सकते हो कि वो इमरजेंसी सर्विसेज की उसको जरूरत है कि नहीं है। अदरवाइज तो सिस्टमिक केसेस पे जाएंगे तो फिर तो मैम बहुत सारे मेरे ख्याल में एग्जाम वही इम्यूनिटी और वल्नरेबिलिटी पे बात आती है, जैसे डॉक्टर मैम ने पहले बोला था। ऑफ द टॉपिक हो जाएंगे। हाँ मतलब फिर वो
थोड़ा और डिफरेंट हम लोग डाइवर्ट कर देंगे शायद, थोड़ा सा हमको डोमेन बढ़ाना पड़ेगा। या तो डॉक्टर साहब आप हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ चलते हैं, बिकॉज टाइम भी एक्सीड करता जा रहा है, तो आप इसके बारे में थोड़ा और बताएं। हाइपोवोलेमिक शॉक मेरे ख्याल में तो सिम्टम्स की बात करते हैं जो हम लोग क्लिनिक में असेस कर सकते हैं, तो गिडनेस, वीकनेस, वर्टाइगो, लो ब्लड प्रेशर, अगर हम लोग पैरामीटर की बात करते हैं तो हाइपोवोलेमिक शॉक में हम लोग इन्हीं उसमें जाते हैं। और कार्डियक अरेस्ट बहुत कॉमन होता है इनके अंदर, क्योंकि जब आपको हाइपोवोलेमिया होता है तो हाइपोवोलेमिक शॉक कंडीशन एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। और मैं समझता हूँ कि इस स्टेज में तो पेशेंट जनरली हम लोग क्लिनिक में एनकाउंटर हम लोग नहीं करते, और पेशेंट हमारे पास आएगा नहीं, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक से पहले की स्टेज में जरूर पेशेंट आपके पास होता है, और आपको कैटेगराइज करके आप उसको रेफर जरूर कर सकते हो। तो हाइपोवोलेमिक शॉक मेरे ख्याल में अगर हमारे पास एज सच क्लिनिक में पेशेंट आता है तो वी विल नॉट बी एबल टू डील दैट पेशेंट बिकॉज पैरामीटर्स आर आउट ऑफ कंट्रोल ऑलरेडी। और सिम्टम्स हाइपोवोलेमिक शॉक के, क्योंकि जैसे हम लोग पेशेंट भी देखते हैं, फिर कोई पेशेंट कई बार बाहर से कॉल करता है, या फिर हम लोग कहीं रोड पे जा रहे हैं, रोड साइड पे हम लोग कहीं पे खड़े भी हैं, किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे हॉल है या फिर कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, जनरली ऐसी जगह पे हमको ऐसे मिलते हैं। तो जब अगर ऐसी जगह पे कोई ऐसा इमरजेंसी केस आप लोग डील भी करते हैं, फिर हम लोग जब वहां पे होते हैं और हम लोग उसको देखते हैं, तो आप असेस वैसे ही कर सकते हो कि पेशेंट आपका कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो चुका होता है और पेशेंट कंप्लीटली प्रोस्ट्रेटेड, बिकॉज आप उसका जब देखोगे तो पूरा उसका स्वेटिंग से सारे कपड़े उसके गीले हो चुके होते हैं। पेशेंट जो जिसको हम बोलते हैं कि एक्सर्टिव ब्रीदिंग जो होती है, मतलब उसको सांस बड़ी मुश्किल से आ रहा होता है। तो ये कुछ एक ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जो आप उस टाइम पे ऑब्जर्व करके पेशेंट को इमीडिएटली इमरजेंसी सर्विसेज के लिए रेफर कर सकते हो। तो हाइपोवोलेमिक शॉक की स्टेज में ही पेशेंट होता है, बट सर्कमस्टांसेस को फॉलो करते हुए ही हम एक हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक के साथ इस हाइपोवोलेमिक शॉक को मतलब प्रिज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज तो हाइपोवोलेमिक शॉक तो जहाँ पे ब्लड लॉस हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गया, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया, वहां पे भी हाइपोवोलेमिक शॉक आ सकता है। बट अगर सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक की बात करी जाए तो एक्सेसिव स्वेटिंग, अगर हम किसी क्राउडेड प्लेस पे हैं, किसी कॉन्सर्ट में हैं, मेट्रो में तो खैर एसी होता है वहां पर तो जरूरत, बट अगर हम लोकल ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो जनरली दिल्ली एनसीआर के आसपास में ये कॉन्सर्ट्स हो गए या फिर रोड साइड जो हमारे वेंडर्स होते हैं, मतलब इन लोगों को ही आप थोड़ा सा देख के जज कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में हाइपोवोलेमिक शॉक से पहले का स्टेज में हमारा एज ए फिजिशियन रोल होता है, उसके बाद तो इमरजेंसी सर्विसेज का रोल ही होता है, क्योंकि इमीडिएटली उनको इंटरवीनस फ्लूइड सप्लाई करना पड़ता है। हमारे पास इसके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैं चाहूंगी आप उसके बारे में जरूर बात करो। मैम कार्बोवेज जो चाइना अच्छा काम करती है, सिनकोना ऑफिशियलिस और कौन सी कार्बो एनिमेलिस, ओके, जेल्सीमियम इज आल्सो गुड मेडिसिन। नेट्रम्यूर थोड़ी पॉलीक्रेस्ट है, तो अगर बहुत स्पेसिफिक सिम्टोमोलॉजी है तो वी कैन आल्सो गो फॉर नेट्रम्यूर, बट अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो एकोनाइट कुड आल्सो बी अ गुड मेडिसिन। अगर हम प्रिस्क्राइबर, हमारी क्लास की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, उसमें जाते तो एकोनाइट वो फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन आपको देता है 6 पोटेंसी। ये सारी मेडिसिन जो हम बात कर रहे हैं, इधर वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोवेज, वी आर टॉकिंग अबाउट सिनकोना ऑफिशियलिस, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बो एनिमेलिस व्हिच इज आल्सो गुड मेडिसिन, और also the group of medicine which is covering the extreme prostration like acid group, we can say acid phos could also be there, arsenic albendum could also be there, bryonia could also be there। तो ये सारी मेडिसिन हम लोग उस ग्रुप में कंसिडर कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। सो इस तरह के केसेस में जब आप एक्यूट कोई केस देख रहे हो, आप कोई ऐसा केस देख रहे हो जो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए प्रिपेयर्ड है और आपको उससे पहले उसको दवाई देना है, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग की नोट्स के ऊपर, की नोट प्रिस्क्राइबिंग पे ही जाते हैं। तो क्लार्क द प्रिस्क्राइबर, वी हैव एलन की नोट्स, वी हैव बोरिक द Materia Medica, we have that Boger Sanoptiki is a very good book in that case. Nash is also a very good book, leaders इसको बोलते हैं। तो ये कुछ एक दवाइयां, कुछ एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऐसे हैं जो हम लोग कभी कभार ऐसा होता है कि हम पेशेंट, अगर हमारे बहुत ओल्ड एज, मतलब बहुत बहुत पुराने पेशेंट्स हैं और
उनके पास जनरली ऐसा होता है कि हमारे पेशेंट्स के पास घर पे एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन रखा होता है ऑलरेडी कि भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ये मेडिसिन कैरी करें। कार्बोएनिमेलिस और वेरेट्रमेल्बम, सॉरी मैं भूल गया था, वेरेट्रमेल्बम, कार्बोएनिमेलिस, कार्बोवेज, सिंकोनोफिश, जेलसीमियम, these medicines are, we can say that they could be considered as a first line of treatment as if you are talking about homeopathic prescription, along with the management especially. अब हम prickly heat की भी बात कर लेते हैं जो जिसको हम भाषा में गमोरिया बोलते हैं, शॉर्ट किसकी मैम? prickly heat जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में गमोरिया हो गई। प्रिकली हीट, हाँ अच्छा प्रिकली हीट की बात कर रहे हैं। प्रिकली हीट घमोरिया बहुत कॉमन है और मतलब नो डाउट रस्टॉक्स इज वेरी कॉमन मेडिसिन विच कैन बी यूज्ड और अब्यूज्ड इन दिस केस। अब्यूज मैंने इसलिए बोला कि कई बार विदाउट टोटलिटी भी हम लोग रस्टॉक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बट कालिकाब is also good medicine. Rostrox is also good medicine. Arnica is a very good medicine in this case. Arnica 30, like low potency, Arnica montana. And petroleum is also a very good medicine in case of prickly heat. So sulfur is a big antisoric, sulfur, but it should be prescribed in a single or double dose only. It should not be repeated frequently. तो कुछ एक ऐसी दवाइयां हैं prickly heat में जो हम लोग बड़ी commonly use करते हैं। मतलब ये आई थिंक यही कॉमन है जो हमारी फार्मेसी में अवेलेबल होती है कि आप prickly heat है तो इन डिपेंडिंग ऑन द सिम्प्टोलॉजी, सल्फर, रस्टॉक्स, पेट्रोलियम, कालिकाब, एकोनाइट कैन आल्सो बी देयर, आर्निका इज आल्सो वेरी गुड मेडिसिन। तो ये कुछ एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन ऐसी हैं जो आप prickly heat में बड़ा सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं, बड़ी कॉमनली ट्रीट। बट prickly heat में बताऊं आपको, prickly heat में आपको बहुत पहले बचपन में हमको बोला जाता था कि बर्फ लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा, तो वो मतलब उस पे आइस एप्लीकेशन बड़ा कॉमन है prickly heat पे, बट वो भी पेशेंट को आपको गाइड करना पड़ेगा। आप ज्यादा आइस लगाएंगे तो बर्न कर जाएगा। तो आइस हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि वो जो एक्यूट बर्न हुआ है, जो एक्यूट रिस्पॉन्स, जो रिएक्शन हमारी स्किन ने दिया है, वो मैम एक क्वेरी शायद हमारे पास आया है मेरे ख्याल में, आप एक बार मैं अभी वो कंप्लीट करो फिर मैं बोलती हूँ। हाँ, वो जो एक्यूट बर्न हमारे पास आता है तो उसमें आप अगर पेशेंट को रिकमेंड करते हैं आइस एप्लीकेशन के लिए तो बड़ा सुपरफिशियली उसको अप्लाई किया जाता है, सो दैट कि वो जो सुपरफिशियल स्किन में जो हमारा बर्न हुआ है वो हमारा सबसाइड कर जाए। दैट्स इट। आप ज्यादा उस पर आइस अप्लाई करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, वो बर्न कर जाएगा। ये एक बड़ा मैनेजमेंट में पॉइंट बोला जाता है। तो हम prickly heat में मेडिसिन के साथ में आइस एप्लीकेशन जनरली रिकमेंड कर देते हैं। हाँ, हम चंदन का लेप भी बोल सकते हैं लगाने के लिए prickly heat में, एलोवेरा जेल या चंदन का लेप। एलोवेरा जेल हमारे ना घरों पे एलोवेरा का प्लांट बड़ा कॉमनली अवेलेबल होता है, और एलोवेरा दो इट इज आयुर्वेदिक मतलब हम लोग उसका जेल अप्लाई करते हैं तो इट्स एन आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शन वी कैन से। तो आयुर्वेदिक मतलब सॉरी एलोवेरा जेल आप किसी भी स्किन डिजीज में अप्लाई करते हैं तो बहुत हेल्पफुल होता है। ऐसा मैंने सुना है कि आयुर्वेदा के अंदर स्किन का नाम अगर कहीं पे आता है इन द फॉर्म ऑफ डिजीज तो एलोवेरा इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ दैट पैथी। तो एलोवेरा जेल डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होता है और ये शायद मतलब अच्छा होता है। एलोवेरा जेल आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ओके, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर। डॉक्टर साहब एक क्वेरी है, मैं उसी को बोलती हूँ। सडन टेम्परेचर शिफ्ट जो होता है, ठीक है, कैन लीड टू एनी कार्डियक और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जैसे अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें। सडन टेम्परेचर शिफ्ट, देखिए आई बिलीव कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो डेफिनेटली हम लोग सब होम्योपैथिक डॉक्टर्स ही हैं, बिकॉज मैं पढ़ पा रहा हूँ डॉक्टर सारांश होम्योपैथी हीलिंग है। मैं काफी लंबे समय से ना फिलॉसफी पढ़ा रहा हूँ। मैं मेरा एमडी ऑग्नन में हुआ है, तो मैं एज ए ऑग्नन टीचर, एज ए ऑग्नन प्रोफेसर आई जनरली टीच फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स इन द फिलॉसफी पार्ट, स्पेसिफिकली फिलॉसफी पार्ट। तो आपकी ना आप जब रॉबर्ट्स उठाएंगे तो उसमें एक चैप्टर दिया हुआ है सप्रेशंस, आप एक बार उसको रीड कर लेना। पहला तो ये मेरा जस्ट एक सजेशन है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो वो आपका ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है इजिली।
सप्रेशंस के अंदर ये जो सडन टेम्परेचर शिफ्ट के साथ हमारा जो सडन स्वेट जो सप्रेस होता है ना, वो दैट कैन लीड टू मेनी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। कार्डियक या रेस्पिरेटरी कहना, हम अगर इसकी बात करते हैं तो कार्डियक थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। रेस्पिरेटरी बड़ा कॉमन है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर हम जैसे ही हम कहीं बाहर से स्वेटिंग हो रहा है, हम अंदर एंटर करते हैं रूम में, एसी हमारा ऑन है, फिर कूलर के आगे आते हैं, फिर बच्चों के हाथ एकदम से स्कूल से आते हैं, एसी ऑन करते हैं, हवा के सामने एकदम मुंह पे फेस खड़े हो करके बैठ जाते हैं जाते यहाँ हैं, पे। तो डेफिनेटली वहां पे सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है और आपका स्वेट सप्रेस हो जाता है। तो द पर्सन, if the person is of old age, or if person's organ, like if we can say that cardiac organ or the cardiovascular system is more prone towards disease, that definitely there could be a breathlessness. अगर किसी बच्चे का लगता है कि उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बार बार होते रहे हैं, उसको टेंडेंसी है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का, तो हाँ डेफिनेटली टेम्परेचर चेंज आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आ सकता है। अगर वो इम्यूनिटी और ज्यादा लो है या फिर उनका वो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई है, तो डेफिनेटली वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी आ सकता है इफ इट इज नॉट ट्रीटेड वेल एट द टाइम। तो कार्डियक मैं समझता हूँ कि थोड़ा कहना हमारा जल्दबाजी होगी, बट हाँ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट could be a sequelae of sudden temperature change very frequently, और हम लोग केसेस बहुत देखते हैं क्लिनिक के अंदर। तो rawness of throat, soreness of throat, irritation in the nose, irritation in the hard palate, upper palate, ये बड़ा कॉमन होता है कि जो हम लोग डील करते हैं। तो हाँ, ये रेस्पिरेटरी में ही आता है सारा, स्नीजिंग हो जाना, लाइक एलर्जिक राइनाइटिस के सारे सिम्टम्स आपको आ जाना, तो हाँ ये कॉमन है। हार्ट सिम्टम कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, ऐसा मैं समझता हूँ कि अगर वो कंसिस्टेंट ऐसे टेम्परेचर चेंज का इम्पैक्ट रहेगा तो दैट सिम्टम्स कैन आल्सो लीड टू कार्डियोवैस्कुलर सिम्टोमोलॉजी, बट रेस्पिरेटरी बड़ा कॉमन होता है, सडन टेम्परेचर चेंज बहुत कॉमन अवेलेबल होता है। और डॉक्टर साहब कई बार ना, मतलब मेरे एक पेशेंट ही है, मैं उन्हीं की बात करती हूँ। बहुत गर्मी में जब भी वो उनको ये हीट स्ट्रोक होता है, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो राइज करता है, उनका टेम्परेचर जो है वो लो जाता है, बॉडी बिल्कुल उनकी गर्म रहेगी, हॉट रहेगी, लेकिन उनका बॉडी टेम्परेचर नीचे जाएगा उस टाइम पे। जी मैम। और ऐसा कुछ नहीं होता, तो कहीं ना कहीं जो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पार्ट भी है कि सिम्टम्स जो हैं आजकल चेंज भी हो रहे हैं, हम अगर देखते हैं तो जनरली इसमें ये ना, जैसे आपके पास एक पेशेंट है, कुछ एक पेशेंट हमारे पास भी, मतलब मेरे पास भी है, जिनमें ना उनका जनरली बॉडी टेम्परेचर लो रहता है। हम लोग देखिए, जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हमको थ्योरेटिकली पढ़ाए जाते हैं, इधर वी टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर, और वी टॉक अबाउट दैट पल्स रेट, और वी टॉक अबाउट आवर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, वो ना एक जनरल स्फेयर होता है कि जनरल पॉपुलेशन में अप्लाई होता है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि अगर हम लोग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी की बात करते हैं, तो 120 से 140 का रेंज को बोला जाता है अपर वाला, लोअर वाला इट शुड बी इन बिटवीन 80 to 100। बट अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है 145 या 150, नीचे वाला उसका 95, 96 या 98 होता है, और वो कंसिस्टेंटली उसी बीपी के साथ चलता है थ्रू आउट हिज लाइफ विदाउट एनी सिम्टोमोलॉजी, आई अगेन रिपीट इट, विदाउट एनी सिम्टोमोलॉजी, उसका अगर आप हेल्थ देखते हो, अगर आप उसका फिजिकल और मेंटल मेकअप दोनों देखते हो, उसका आप लाइफस्टाइल देखते हो, तो कई बार ये जो 148, 146 ब्लड प्रेशर अगर किसी बॉडी ने मेंटेन किया हुआ है अपने अकॉर्डिंग 98 पे, तो वो उसके हिसाब से नॉर्मल होता है। तो ये पैरामीटर्स हमारे फिक्स नहीं होते हैं, ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, और हम लोग तो वैसे भी इंडिविजुअलाइज स्टडी करते हैं। तो ये जो टेम्परेचर वाला बात आपने बताया ना, आप इसको एज अ अनकॉमन सिम्टम ले सकते हो अगर वो उस हीट स्ट्रोक के टाइम पे ही वो टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता हो। बट अगर इन जनरल वो टेम्परेचर ड्रॉप नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा लोअर साइड पे ही रहता है, तो आप उसको अनकॉमन सिम्टम या फिर आप उसको टोटलिटी में इंक्लूड नहीं करोगे उस टाइम पे। तो मैं समझता हूँ कि टेम्परेचर ड्रॉप कर जाना, अगर वो स्पेसिफिकली हीट स्ट्रोक के टाइम पे फिर सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर पे ही हो रहा है, तो वो बॉडी का एक रिएक्शन रिस्पॉन्स भी हो सकता है। हमको वो कुछ एक दो घंटे, 2-3 घंटा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या वो टेम्परेचर परसिस्ट कर रहा है, लोअर टेम्परेचर सिम्टम्स के साथ में। अगर वो परसिस्ट कर रहा है तो यू कैन
include that symptom in your totality of symptom. Otherwise, it is a common symptom as per that individual. वो फिर एक common symptom है उस individual के according. वो फिर हमारे लिए uncommon नहीं है. ओके सर, जैसे अभी प्रिकली हीट की हम बात कर रहे थे, तो उसमें कई पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे को सिंथेटिक कपड़े डाल के ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो सिंथेटिक कपड़ों का कुछ इसमें रोल होता है क्या? मैम वो सिंथेटिक एक्चुअली ना वो हमारे स्टफ का कोई रोल नहीं होता है. हमारा जो हम लोग जो भी हम लोग क्लोथ यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे पास स्टफ है, वो सिंथेटिक का रोल नहीं है. वो इंडिविजुअलाइज्ड स्किन का रोल है. वो द स्किन इज हाइपर सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट काइंड ऑफ अ स्टफ. दैट इज व्हाई दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ इरिटेशन और दिस काइंड ऑफ अ रैश. तो बड़ा कॉमन है, हमको सर्दियों में मिलता है कि वुलन्स नहीं डाल सकते हैं. लेकेसिस को टाइट कपड़े पसंद ही नहीं होते हैं, लूज कपड़े पहनता है. सोराइनम इज ऑल्सो वुलन से उसको बड़ा एग्रेवेशन रहता है, सर्दियों में नहीं पहन सकता. तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं तो कह सकते हैं. बट वो वहां पे सिंथेटिक का रोल स्पेसिफिकली वो पेशेंट की इंडिविजुअलिटी से आप उसको कंसिडर कर सकते हो कि दैट स्किन इज हाइपर सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट काइंड ऑफ स्टफ. तो सर ये बार बार जैसे घमौरियां होती हैं कई लोगों को, हर बारी या थोड़े थोड़े दिनों में होती रहती हैं, इससे कुछ स्वेट ग्लैंड्स पे भी असर होता है क्या? वो बंद हो जाते हैं स्वेट ग्लैंड्स? अब देखिए, हमारे जो स्टॉलवर्ड्स थे ना, मास्टर हेलमैन हो गए, रॉबर्ट्स हो गए, स्टुअर्ट क्लोज, कैंट हो गए, बॉनिंगसन हो गए, इनके बड़े सारे आर्टिकल्स हैं. मैंने जो आपको अभी रेफरेंस दिया रॉबर्ट से सप्रेशंस का, उसमें बड़ा क्लियरली जो आपने पूछा एज इट इज मेंशन किया हुआ है. वो मेंशन करता है कि जितने भी हमारे डिस्चार्जेस होते हैं ना, इधर इट इज अ पर्सपिरेशन और इट इज अ मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज और स्टूल और यूरिन, ऑल दीज आर नेचुरल डिस्चार्जेस. आप इनको सप्रेस करने के लिए कोई भी केमिकल यूज करते हैं इन एनी फॉर्म, इधर वी आर यूजिंग डियो और परफ्यूम और एनीथिंग एल्स टू सप्रेस योर नेचुरल डिस्चार्जेस, वो डेफिनेटली आपको हार्म करेगा. तो वो ग्लैंड्स वाली जो बात है वो पॉसिबल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. जहां पे रिकरेंट टेंडेंसी रहता है प्रिकली हीट का, जिसको रिकरेंट टेंडेंसी डेफिनेटली एक स्टोरिक फिनोमेना होता है. और जब किसी को रिकरेंट टेंडेंसी रहता है तो रिकरेंस उसका तभी होता है जब बार बार आप उसको सप्रेस करते हो. जब बार बार आप उसको सप्रेस करते हो विद either we are dealing with any kind of medicine or either homeopathy or allopathy, or we are dealing with some kind of chemical, or we are dealing with some kind of like आजकल वो नाइसिल काइंड ऑफ पाउडर कुछ ऐसे होते हैं जो पेशेंट यूज करते हैं. वी आर सप्रेसिंग दैट नेचुरल डिस्चार्ज. तो वो डेफिनेटली स्किन के ऊपर उसका फिनोमेना का कॉन्सिक्वेंस आएगा जरूर. तो हमको वो केस स्टडी करना पड़ेगा कि वो कब से है, कैसे है, वो क्या उसमें कोई मेडिसिन या फिर क्या कोई ऐसा केमिकल यूज किया जाता है, फिर आप उसको डील कर सकते हो इजीली. तो वो जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो स्वेट ग्लैंड्स, हाँ, अगर आप कोई ऐसा मेडिसिन ऐसा कुछ यूज कर रहे हो जो आपके स्वेट को सप्रेस करता है या पर्सपिरेशन को सप्रेस करता है, तो डेफिनेटली दैट कैन लीड टू अ डिफरेंट रेंज ऑफ सिम्टम्स, डिफरेंट जा सकता है बिल्कुल. ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वरुण चौधरी. आपने बहुत अच्छा अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर किया. बड़ी प्रैक्टिकल आपकी जो टिप्स थे वो भी बहुत अच्छे थे. मेडिसिन के बारे में भी आपने बहुत अच्छा हमें बताया. थैंक यू हमारे लिए टाइम निकालने के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. कैसे करने से ठीक होगा या नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपकी अप्रोच बहुत ही अच्छी रही हमारे को. Thanks that you have providing me a platform to share my knowledge. Thank you very much. Yeah. Okay. Thank you. Bye bye. See you. Bye bye. See you. बहुत अच्छा रहा आज का सेशन. डॉक्टर वरुण चौधरी ने हमें बहुत अच्छे इनपुट्स दिए समर डिजीजेज और होम्योपैथी को लेके. मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए डॉक्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जुड़े रहिए. नई नई टिप्स के लिए आज होम्योपैथी को फॉलो कीजिए और साथ ही साथ स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैव ठंडा ठंडा समर. थैंक यू वेरी मच.